चलो देखो, तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th का लाइट चैप्टर। ठीक है, इसका शॉर्ट नोट का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले लाइट का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी थिंग्स। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके सहारे से हम लोग दूसरे चीजों को देख सकते हैं। लाइट स्टार्ट फ्रॉम ए सोर्स एंड बाउंस ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर received by our eye and our brain process this signal which eventually enable us to see। सबसे पहले लाइट किसी सोर्स से आता है, फिर क्या करता है, हमारे आंख तक जाता है। आंख उसको देख के सिग्नल भेजता है ब्रेन को, सिग्नल को एनालाइज करता है ब्रेन, और तब हम लोग किसी चीज को देख सकते हैं। ठीक है। मैक्सवेल predicted that magnetic and electric field travel in the form of wave and these wave move at the speed of light। सबसे पहले मैक्सवेल ने ये देखा था कि लाइट का स्पीड जो होता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे थे ना, वो लाइट के स्पीड के ही बराबर होता है। दिस लेड मैक्सवेल टू प्रेडिक्ट दैट लाइट इटसेल्फ वाज कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब लाइट एक्चुअल में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, which means the light is a form of electromagnetic radiation। और लाइट से निकलने वाला रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और लाइट चलता कैसे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलता है लाइट। तो ये लाइट के बारे में बेसिक चीज था। ठीक है। चलो नीचे देखो क्या है, नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर कैसे, लाइट में क्या क्या चीज हो सकता है। तो लाइट में रिफ्लेक्शन हो सकता है, अगर लाइट वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो उसमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन हो सकता है। अगर पार्टिकल की तरफ बिहेव कर सकता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। तो लाइट अपना रूप बदलते रहता है। अगर रे की तरफ बिहेव कर रहा है तो रिफ्लेक्शन होगा, वेव की तरफ बिहेव कर रहा है तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन होगा, और पार्टिकल की तरफ बिहेव कर रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन आगे चल के तुम लोग क्लास 12th में पढ़ना है। ठीक है। देखो, लाइट अगर किसी चीज से टकरा के वापस लौट जाएगा तो रिफ्लेक्शन, अगर उसको पास कर जाएगा बेंड होके तो उसको रेफ्रैक्शन, और पूरा की तरह ऑब्जॉर्व कर लेगा तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। कोई सरफेस है ना जो पूरा तरह लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, उससे आगे लाइट होके नहीं गुजरेगा, ना रिफ्लेक्ट होगा, तो एब्जॉर्प्शन है। तो लाइट में तीन तरह से घटना होता है, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और रेफ्रैक्शन, तीन तरह से हो रहा है। ठीक है। ये सोर्स है, कुछ लाइट यहाँ रिफ्लेक्टेड हो गया है और कुछ लाइट क्या हो गया है, रेफ्रैक्टेड हो गया है। तो दो गो फेनोमेना यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें क्या हो रहा है, ओनली रेफ्रैक्शन हो रहा। समझ गए, इसमें रिफ्लेक्शन और रेफ्रैक्शन दोनों हो रहा। अब इसके नीचे जो स्लाइड आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लाइन क्या बता रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में होगा। दूसरा चीज क्या बता रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो दो को चीज बता रहा है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक प्लेन में होगा, पहला चीज। दूसरा, एंगल आई होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल आर के। इंसिडेंट एंगल किसके बराबर होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल के। इंसिडेंट एंगल क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जिसको आर बोलते हैं। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन छोटा सा है, इसको तुम पता होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको लिखने का जरूरत तो नहीं है क्या।
आगे बढ़े ना। जल्दी बताओ हाथ उठा के। ये तो बहुत इजी चीज है। आगे बढ़िए। देखिए, लाइट चलता कैसे, प्रोपगेट कैसे करता है, तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में करता है बिटवीन एनी टू पॉइंट। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ये चीज याद रखना है आप। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट ये एनसीईआरटी में हो सकता है कि दिया गया होगा। क्या किया है, तीन गो कार्डबोर्ड लेके उसमें छेद किया है सेम सेम हाइट पे। तो लाइट यहाँ से पार करते हुए आंख तक पहुंच जा रहा है इसका, तो इससे पता चलता है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, ये वाला एक्सपेरिमेंट। देख, ये सब एक्स्ट्रा आ रहा है, लेकिन देख लेते हैं कि क्या है। फर्मेट्स प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, लाइट ऑलवेज टेक द क्विकेस्ट पाथ बिटवीन द एनी टू पॉइंट। मतलब लाइट जो है, उसको अगर मान लो कि ए से बी तक पहुंचना है, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ लेगा। ऐसा नहीं है कि इधर से घूम के लाइट पहुंचेगा, इधर से घूम के पहुंचेगा, ये ऐसे ही पहुंचेगा। दूसरा चीज, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन मतलब स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करता है, एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी वैलिडेटेड बाय फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। मतलब ये जो फर्मेट प्रिंसिपल है ना, इसी के माध्यम से बताया गया था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इतना चीज याद रखना है। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है भाई, फर्मेट प्रिंसिपल का। In the homogeneous medium, light ray are rectilinear. That is the medium where the index of refraction is constant. Light travel in a straight line. The angle of reflection of surface is equal to the angle of incidence. This is the law of reflection. मतलब इसका यूज हर्मेट्स प्रिंसिपल का वही है बताने में कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये चीज, ये हमको लगता नहीं है कि आएगा। आगे बढ़िए। ऐसा तो हम सुने नहीं है। अब मिरर है भाई। सबसे पहले है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में क्या बता रहा है कि एनी फ्लैट एंड पॉलिश सरफेस दैट हैज ऑलमोस्ट नो इरेगुलरिटी ऑन इट्स सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट इज कॉल्ड एज प्लेन मिरर। तो कोई भी फ्लैट पॉलिश सरफेस जिसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं होना चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए, और लाइट रे को जो रिफ्लेक्ट कर सकता है, उसको प्लेन मिरर बोलते हैं। प्लेन मिरर में क्या है भाई, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। जितना मान लो कि ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस को हम लोग यू मानते हैं, तो भी यू इक्वल टू भी होगा। इमेज भी उतना ही दूर बनेगा, पीछे की तरफ बनेगा। समझ गया ना, ये सब चीज देख के पता चल रहा है ना। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। यहाँ से पहले एक लाइट ऐसे गया है, ठीक है ना, और एक यहाँ से ऐसे गया है जो इधर टकरा के भागा, इसको पीछे की तरफ मिलाया गया है, तब इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो इसका फिगर इंपॉर्टेंट है, प्लेन मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होता है। देखिए अब थोड़ा सा बता रहा है इसके बारे में। इसको तो तुम फिगर बना सकते हो। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल होगा और क्या दिख रहा है तुमको, सीधा दिख रहा है। इरेक्ट मतलब, है ना, सेम एक ही तरफ मुंह है दोनों का। दूसरा चीज क्या है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। इक्वी डिस्टेंस, जितना दूर ऑब्जेक्ट था उतना ही दूर में क्या है, इमेज है। इक्वी डिस्टेंस, तो दो चीज याद रखना है प्लेन मिरर के बारे में। तो इसके बारे में लिख लोगे तो ज्यादा बेटर है, प्लेन मिरर।
ये एक लाइन लिखना था और 2 लाइन ये लिखना था। बाकी फिगर बनाना है तो बनाओ, नहीं तो छोड़ दो। हालांकि फिगर बनाना जरूरी होता है एग्जाम में, पता नहीं चल पाता है फिर कि कैसे बनेगा प्लेन मिरर में। तो 1 मिनट का टाइम है, उसको लिखिए, ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला 2 लाइन लिखिए। उसको नहीं पढ़ना है आज ना, सो गई होगी लगता है कि। चलो आगे बढ़ो। बायोलॉजी का रिवीजन नहीं किए हो तो करो भाई, क्या कर रहे हो। अब वही चीज यहाँ पे फिर से बता रहा है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या होगा, इमेज कैन बी रियल, वर्चुअल, इरेक्ट और इन्वर्टेड, मैग्निफाइड और डिमिनिश्ड। रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल कवरेज ऑफ लाइट। मतलब यहाँ पे इमेज के बारे में बता रहा है कि इमेज रियल हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है, इन्वर्टेड हो सकता है, मैग्निफाइड हो सकता है और डिमिनिश्ड हो सकता है। 6 प्रकार का इमेज बन सकता है। वर्चुअल मतलब जानते ही हो, वर्चुअल। इरेक्ट मतलब, इरेक्ट मतलब होता है सीधा। और इन्वर्टेड मतलब मान लो कि ऑब्जेक्ट इस तरह से है तो इरेक्ट मतलब, इन्वर्टेड मतलब हो जाएगा उल्टा। मैग्नीफाइड मतलब, और मान लो कि ऑब्जेक्ट इतना है तो इमेज बन रहा है इतना बड़ा, तो ये मैग्नीफाइड। और डिमिनिश्ड मतलब ऑब्जेक्ट का साइज अगर ये है, इमेज बन गया छोटा सा, तो डिमिनिश्ड होता है। तो ये सब हो गया रियल इमेज के बारे में बता रहा है। वर्चुअल इमेज के बारे में बता रहा है। इफ एन इमेज फॉर्म्ड इज अपसाइड डाउन देन इट इज कॉल्ड इन्वर्टेड, और एल्स इट इज एन इरेक्ट इमेज। जैसे ऊपर का साइज क्या हो जाए, डाउन हो जाए नीचे की तरफ, तो उसको इन्वर्टेड बोलते हैं, अदरवाइज इरेक्ट इमेज। इफ द इमेज फॉर्म्ड इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट देन इज कॉल्ड मैग्निफाइड, और इफ द इमेज फॉर्म्ड इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड डिमिनिश्ड। तो ये दिया हुआ है इमेज के बारे में, इतना चीज इमेज कैसे कैसे बनता है। हम लोग को एक्चुअल में स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, ठीक है ना। स्फेरिकल मिरर कितने तरह का होता है, 2 तरह का, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। Consider a hollow sphere with a very smooth and polished inside surface and outer surface with a coating of mercury so that no light can come out. Then, if we cut a thin slice out of the cell, we get a curved mirror, which is called a spherical mirror. मतलब क्या होता है कि स्फेयर में से ही उसको पॉलिश करके उसमें से कट कर लेना है,
तो स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। दो तरह का होगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इसका मतलब ऐसे है, ऐसे ऐसे किया हुआ है, और इसका मतलब क्या है कि इसका अंदर साइड ही पॉलिश है। ये इधर से इसका रे आएगा, ठीक है ना। इसमें इस साइड से रे आएगा और इधर से इसी साइड से आएगा, लेकिन इसका डायग्राम ऐसे बन रहा है और इसका डायग्राम बन रहा है ऐसे। दोनों में अंतर है थोड़ा सा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। तो देखना जरूरी है इसका डायग्राम। दूसरा चीज ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आता है, एफ इक्वल टू आर बाई टू, है ना। एफ इक्वल टू आर बाई टू, मतलब आर क्या होता है, मान लो कि ये जिस स्फेयर का भाग है उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। उसी सेंटर को अगर यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है आर। आर को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो क्या होता है, उसका सेंटर से पोल का डिस्टेंस। और एफ क्या होता है, फोकल लेंथ। पोल फोकस तो आपको दिख जा रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे या फोकल लेंथ बोलेंगे। कॉन्वेक्स वाला में यहाँ से यहाँ दिया हुआ है, तो ये रिलेशन याद रखना है, एफ इक्वल टू आर बाई टू। अब तो 10 मिनट और बच रहा है, उसके बाद रिवीजन तो बायो का करते रहना। मिरर विथ ए कर्वेचर इज नोन एज कर्व्ड मिरर। कर्व मिरर मतलब ये ऐसे हमको इसको घुमा देते हैं ना, यही कर्व मिरर है। मतलब सिंपल है, ऊपर वाला वर्ड ही दिया है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दो तरह का होता है, इसमें कोई नया जानकारी नहीं। नीचे देखिए, नीचे यहाँ पे आपको सब चीज डिटेल में दिया गया है। देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा है और पी को पोल देखते हैं, तो सीपी हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ गए ना, दोनों तरफ, दोनों में। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, दोनों में। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस उसको बोलते हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ आर से होके जाए, फोकस से होके जाए और पोल को, तीनों को एक साथ मिला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझा दें, ठीक है। रिफ्रैक्शन आ ही गया है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया है। ये स्नेल्स लॉ इसमें इंपॉर्टेंट रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तो होता है म्यू 1/म्यू 2। ये जो स्नेल्स लॉ आता है ना, इसी से तो हम लोग देते हैं उसको। देखो, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और एन से भी रिप्रेजेंट की। एक्चुअल में क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर होता है। यहाँ पे बन रहा है ना, मतलब मान लो कि ये वाला एंगल क्या है, आई है, और ये वाला एंगल क्या है, आर है। दोनों का साइन आई और साइन आर का रेशियो क्या कहलाएगा, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। दूसरा फॉर्मूला इसका, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट इन मीडियम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये भी, इसका भी रेशियो निकालोगे तो वो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर ही आएगा। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यहाँ एकदम इजीली दिया हुआ है। इसका डेफिनेशन देखो क्या बोल रहा है, to extent to which light bends when moving one medium to another medium is called refractive index। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है, जैसे ये N1 है और ये N2 है, एक मीडियम से इधर की ओर जा रहा है, तो क्या हो रहा है, बेंड कर रहा है लाइट, इसी को क्या बोलेंगे, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। दिस डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ स्पीड इन टू मीडियम। एक्चुअल में रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। मान लो कि मीडियम 1 है तो मीडियम 1 में स्पीड कितना था और मीडियम 2 में स्पीड कितना है, ये हम लोग देखते हैं। जैसे आएगा ना भाई कि एयर में है और एक क्या है, वाटर में है। लाइट वाट एयर से वाटर में ट्रेवल कर रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दोनों का रेशियो निकालेंगे तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। एयर से वाटर में जाएगा तो उसका क्षमता कितना बेंड करेगा, या फिर उसका साइन एंगल अगर दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन दिया हुआ है, तो उससे हम लोग निकालते हैं। इसको स्नेल्स लॉ से लिया गया है। तो समझ में आया थोड़ा सा। देखो जैसे कि n इक्वल टू सी बाई वी, एन क्या है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और v क्या है, मान लो कि वाटर दिया है तो वाटर में स्पीड, एक्चुअल में एयर वाला को हम लोग वैक्यूम ही मान के चलते हैं। समझ गए ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। देखो इसमें क्या बता रहा है, when light goes from a denser to rarer medium it bends away from the normal। जब जैसे रेफ्रैक्शन में हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में प्रवेश करता है तो वो नॉर्मल से दूर भागता है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल at the angle which incident ray causes the refracted ray going to the surface of two medium is called the critical angle। देखो जैसे कि क्या होता है ना कि लाइट यहाँ से यहाँ इंटर किया तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रेफ्रैक्टेड है। लेकिन क्या हो जाए, मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना जी, ये दोनों मिला के 90 डिग्री का एंगल बना दे। व्हेन द इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाए, जैसे ये यहाँ पे मान लो कि ये रहता क्रिटिकल एंगल, लेकिन इससे बड़ा हो गया क्या, इंसिडेंट एंगल हो गया। इट रिफ्लेक्ट इनसाइड द डेंसर मीडियम। जैसे इसमें तो एक्चुअल में होता है यार, इसका डिफिनीशन वही कि उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड कितना हो जाए, ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाने लगे, तो उस स्थिति में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ये टकरा के आप वापस से लौट जाएगा ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा आपको, डेफिनेशन थोड़ा सा टफ है इसका याद करना। इसका यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर में, जो हम लोग के घर में वाईफाई का केबल आता है ना, वो ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ही उसका सप्लाई आता है। और मिराज का फॉर्मेशन होता है, तो रोड रोड पे देखते हो कि पानी वानी दिख जाता है लेकिन होता नहीं है वहां पे पानी। तो ये चीज है। अब देखो इसमें डेरिवेशन तो मिरर फार्मूला का दिया नहीं है, समझे ना, खाली क्या दिया हुआ है, फार्मूला दिया हुआ है, 1/v + 1/u = 1/f।
तो ये याद रखना है। यू भी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ये क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ये क्या है, फोकस का डिस्टेंस फ्रॉम पोल। तो ये सब हो गया। मेन इसमें ये है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन याद रखना है। तो देखिए साइन कन्वेंशन, डिस्टेंस मेजर टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एंड वाई एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा उसको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। समझ गए ना। और निगेटिव, और इधर या फिर इधर जाएगा, इधर और इधर निगेटिव वाला होता है तो निगेटिव लेना है। कीप इन माइंड द ओरिजिन इज द पोल। ये हमारा जो ओ पॉइंट है ये हमारा पोल है मान लो कि। यूजुअली द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा क्या लेना है, ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा पॉजिटिव लेना है। ठीक है। एज इट इज above द प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट ऑफ द इमेज टेकन एज नेगेटिव एट इज बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब क्या है, जैसे कि कोई मिरर में हम लोग लेते हैं ना कि ये ऑब्जेक्ट है भाई, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर नीचे की तरफ इमेज बन गया तो इसमें इमेज का हाइट क्या है, ये वाला एक्सिस के अलोंग है तो उसको निगेटिव। लेकिन कभी कभी क्या रहता है, वर्चुअल इमेज इसी एक्सिस पे बनता है तो उसको पॉजिटिव लेना है। अगर रे इधर से आ रहा है, इधर से इस डायरेक्शन में चल रहा है तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस डायरेक्शन में भी बढ़ाना होता है ना कभी कभी वर्चुअल। ये चीज याद रखना है कि अगर इस डायरेक्शन वाला है तो पॉजिटिव लेना है, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लेना है, इस डायरेक्शन में कोई चीज है तो निगेटिव, उल्टा जा रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है तो भी निगेटिव। मेन साइन कन्वेंशन का खेल है। नहीं तो ये वाला फॉर्मूला पे जो न्यूमेरिकल आता है साइन कन्वेंशन के कारण गलत आंसर आता है। इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा तब जाके स्पष्ट होगा। एक होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जिसको एम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसका दो गो फॉर्मूला है। एक माइनस भी बाई यू होता है। भी मतलब समझ ही रहे हो, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, भी और यू। तो एक ये हो गया। एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज। एच क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एम क्या है, मैग्निफिकेशन। वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। कहां से, फ्रॉम पोल। यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। समझ गए ना। तो ये है मैग्निफिकेशन। एक्चुअल में रेशियो है, बताता है कि जिस मिरर का आप यूज कर रहे हो उससे क्या चीज मिलेगा तुमको, बड़ा मिलेगा छोटा मिलेगा। मैग्निफिकेशन सिर्फ मिरर में ही यूज नहीं होता है, लेंस में भी यूज होता है, उसका सेम फॉर्मूला होता है। समझ गए ना। यहाँ पे एक चीज और बता रहा है कि अगर रियल इमेज बना है, रियल इमेज, तो हमेशा मैग्निफिकेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। और अगर वर्चुअल इमेज बना है, बन सकता है ना वर्चुअल इमेज। कहाँ गायब हो गया यार, कर्सर इसका कहाँ गायब हो गया। देखो ये चल नहीं रहा है यार। और अगर वर्चुअल इमेज बना है तो क्या हो जाएगा, एम का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये चीज भी आपको याद रखने का जरूरत है मैग्निफिकेशन के बारे में। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं भाई।
देखो ये चीज देखो, कॉनकेव मिरर के लिए टेबल दिया गया है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में होगा तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में बनेगा। और पोल और फोकस के बीच में रहेगा तो बिहाइंड द मिरर बनेगा। मतलब एकदम नजदीक में रख दिया ना, ये फोकस है और यहाँ पे तुम ऑब्जेक्ट के रखे हो ना, तो बिहाइंड में बनेगा। और ये थोड़ा वर्चुअल इमेज होगा और इन लार्ज साइज का होगा, बड़ा होगा। वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब सीधा, नहीं नहीं, इरेक्ट मतलब सीधा, हाँ सही। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इरेक्ट मतलब सीधा। तो ये टेबल याद कर सकते हो, इसका फिगर बना बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी सारा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे आ सकता है। देखो रेफ्रेक्शन याद करना जरूरी है कि रेफ्रेक्शन क्या होता है। तो क्या होता है कि जब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो वो क्या करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, रेफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या होता है एक्चुअल में, द फिनोमेना ऑफ लाइट बेंडिंग इन ए डिफरेंट मीडियम इज कॉल्ड रेफ्रैक्शन। लाइट का बेंड कर जाना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे रेफ्रैक्शन कहलाता है। तो इसमें भी दो गो एंगल बनेगा, एक नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट नाम होगा। और एक आर बनेगा, नॉर्मल और रेफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड नहीं, रेफ्रैक्टेड रे के बीच में बनेगा तो ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था वैसे ही लॉ ऑफ रेफ्रैक्शन। द इंसिडेंट रे, रेफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ये सब क्या हो गया, सेम प्लेन में होगा। दूसरा रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब क्या है, रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आर, ये इक्वल होगा। समझ गए ना। इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ये वाला लू को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक है, पीडीएफ भेज दे रहे हैं, इसको बढ़िया से पढ़ो। लेकिन देखो मैं एक्चुअल में तीन चीज इसमें छूट रहा है। एक तो एफ एफ इक्वल टू आर बाई टू का प्रूव करना, वन बाई भी प्लस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ, ये प्रूव करना भी आता है। इसको तुम प्रैक्टिस करो देख देख के तो तुमको समझ में आ जाएगा। समझ में आया। तुम बिहार बोर्ड से भी फॉर्म भर दिए हो जी। तो सीबीएसई से क्यों दे रहे हो, तो बिहार बोर्ड से दे के टॉप कर जाओ। संस्कृत पे फोकस करना पड़ेगा लेकिन उतना, बाकी सब तो हो ही जाएगा लेकिन संस्कृत पे फोकस करना पड़ेगा। लाइन लेंथ गड़बड़ा जाएगा लेकिन। अच्छा एडमिट कार्ड आने दो, कुछ हार्ड नहीं। दोनों का फॉर्म भरो, लास्ट में डिसीजन लेना कि क्या करना।
अभी इसीलिए बोलते हैं कि तीन चार चीज पे फोकस करते रहो भाई। साइंस, मैथ, सोशल साइंस और इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, ये सब तो चल ही रहा होगा। थोड़ा सा बिहार बोर्ड में होगा कि इंग्लिश अलग आ जाएगा किताब पढ़ने के लिए। तो वो तो मान लो कि फरवरी में एग्जाम है तो जनवरियों में शुरू करोगे ना, तो 30 दिन में हिंदी इंग्लिश हो जाएगा। लेकिन ये तीन चीज पे कमांड होना चाहिए आपका। मैथ, साइंस, सोशल साइंस। इंग्लिश तो बिहार बोर्ड में वैसे रहता नहीं है, फेल भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। संस्कृत रहता है। बिहार बोर्ड में तो क्लास नहीं जाने पे नाम कट जा रहा है, तो कैसे कैसे हुआ है तुम्हारा? कोई दिक्कत नहीं हुआ? फॉर्म भराया है ना जी, रजिस्ट्रेशन मतलब हो गया था तुम्हारा 9th में बिहार बोर्ड में। देखे तो फॉर्म रजिस्ट्रेशन सब क्या लग इसका है? क्लास उलास सब तो नहीं जाने पे नाम कट जा रहा है। चलो तो पीडीएफ भेज दिए हैं, इसका रिवीजन करो। फॉर्म भरा गया है तो अब तुम यहाँ से सीबीएसई को टाटा बाय बाय कर सकते हो। अब सीधा क्लास जाओ, जाके गांव पर। कुछ नहीं करना है, एगो वाईफाई चेसी में हमको तो लगता है कि उधर चल गया है वाईफाई के नहीं गांव में। एगो इन्वर्टर लेना है और एगो वाईफाई लगवा लेना है, आराम से पढ़ित रहना है।